हेलो यस, कल हम लोगों ने 4 केस पढ़ लिए थे। आगे के केसेस की बात करते हैं। 5वां केस देखो बेटा, 5वां केस क्या है कि जहां पर डिमांड भी बढ़े और सप्लाई भी बढ़े, लेकिन जो डिमांड बढ़े ना उसका जो चेंज हो वो ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने इंटेंशनली इसके चेंज को ज्यादा रखा है। अब डिमांड बढ़ेगी तो राइटवर्ड होगा, सप्लाई बढ़ेगी तो वो भी राइटवर्ड होगा। तो ये सप्लाई को भी मैं राइटवर्ड रखूंगा, ये राइटवर्ड। लेकिन देखो मैंने इसके चेंज को कम रखा है और इसके चेंज को, अगर आप ये चेंज स्केल से लोगे तो और बेहतर है, लेकिन बिना स्केल के भी एस्टिमेटेड भी लोगे तो दिखना तो चाहिए कि डिमांड का चेंज ज्यादा है और सप्लाई का चेंज कम है। अब बोर्ड पे देखो, पहले इंटरसेक्शन यहां था और अब इंटरसेक्शन यहां है, ये डिमांड सप्लाई बराबर हो रहे। अब यहां से एक नया खींच दो, ये प्राइस और ये क्वांटिटी। लेकिन इसको लिखोगे कैसे? इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल ऑल्सो इंक्रीज, बट क्वांटिटी का चेंज ज्यादा है। किससे? प्राइस के चेंज से। क्वांटिटी का चेंज ज्यादा है किससे? प्राइस के चेंज से। तो ये एक कर्व और बन गया आपका। बनाओ इसको और फिर बाकी के केसेस आप लोग बनाने हैं और मैं ऑब्जर्वेशन चेक कराऊंगा सिर्फ, ठीक है? हाँ अभी कर लेता हूं बेटा, वो तो सिर्फ तूने ही करे, तूने भी कर लिए, बहुत बढ़िया। और इसको उतार रहे हो तुम लोग या घर पे कर लोगे इसको? हाँ बढ़ू, आगे बढ़ू, पक्का ना है तो सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। अब देखो, एक मैं आपको इक्वल टू वाला केस बता देता हूं। इक्वल टू वाला, ये तो 5th वाला केस था, हटाऊं उसको, ठीक है? बस एक बात याद रखना, डिमांड का चेंज ज्यादा रखना और सप्लाई का चेंज कम रखना। जैसा केस हो वैसा कर्व बनाना। अब आज इन कर्व की स्टेप भी लिखवानी है आप लोगों को। अब देखो इधर अगला, प्लीज बोर्ड पे देखो। अब एक ले लेते हैं 7th वाला केस। 7th वाला केस क्या है? डिमांड भी बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी और बीच में साइन किसका है? इक्वल टू, ग्रेटर देन का नहीं है, किसका है? अब इसका कर्व देखो कैसे बनेगा। अब मैं वैसे तो बिना स्केल के बनाऊंगा, तो जितना बैठ गया, आप स्केल से ही बनाना। ये डिमांड और ये सप्लाई, ये क्वांटिटी और ये प्राइस। अब बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, प्लीज बोर्ड पे देखना। डिमांड को बढ़ाना है, सप्लाई को भी बढ़ाना है। ये डिमांड को बढ़ाऊंगा मैं, ये डिमांड इंक्रीज हुई। अब मुझे क्या एकदम फिक्स एस्टिमेट लेना पड़ेगा। जैसे डिमांड इतनी इंक्रीज हुई है, ये इतनी, तो सप्लाई भी मुझे इतनी करनी पड़ेगी, तो ये इतनी, ठीक है? एग्जैक्ट चेंज सेम आना चाहिए, S1 और S1, ठीक है? आप स्केल से बनाओगे तो और बेहतर बनेगा। ये यहां पे पॉइंट है और अब अगला पॉइंट यहां पे आएगा, तो इधर से खींचूंगा मैं, तो देखो प्राइस तो सेम है और क्वांटिटी बढ़ेगी। तो आप लिखोगे इक्विलिब्रियम प्राइस विल रिमेन सेम एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज। क्वांटिटी तो बढ़ेगी और प्राइस विल रिमेन सेम। अब एक बात को गौर से सुनना, जब भी आप इक्वल टू का कोई केस लोगे तो उसमें प्राइस या क्वांटिटी में से एक चीज सेम आएगी, ये हमेशा याद रखना। ये पहचान है सेम वाले केसेस की। अगर आपका प्राइस या क्वांटिटी में से कोई एक चीज सेम नहीं आया तो समझ जाना आपने कर्व गलत बनाया है, ठीक है? किस केस की बात कर रहा हूं मैं? इक्वल टू वाले, ठीक है? इक्वल टू वाले कितने केस हैं देखो तो, 4 होंगे या 3 होंगे? 4 है। कितने हैं? एक डिमांड बढ़े सप्लाई बढ़े, एक डिमांड कम हो सप्लाई कम हो, एक डिमांड बढ़े सप्लाई कम हो और एक सप्लाई बढ़े डिमांड कम हो। 4 केस है। 4 केस में आप जब कर्व बनाओगे तो इक्वल टू वाले केस में प्राइस या क्वांटिटी में से एक चीज हमेशा क्या आएगी? सेम आएगी। इक्वल टू वाले केस में नहीं आई तो आप लोगों ने गलत बनाया। ये 7th वाला है, ये उतारोगे। हाँ अब बेटा तू अगर इसका इंटरसेक्शन सामने लाएगा, ठीक है, तो वो एक तरीके से तूने आंसर को देख के फॉर्म कर लिया। और अगर तू स्केल से बनाएगा तो अपने आप ही सामने आएगा। जैसे तू यहाँ पे स्केल रखेगा, फिर उतना ही स्केल तू यहाँ रखेगा, तो गैप तो सेम आएगा, तो अपने आप इंटरसेक्शन सामने ही बैठेगा, ठीक है? जब तुम स्केल से बनाओगे ना तो ये परफेक्ट बनेगा, परफेक्ट। हाँ क्या बेटा? हाँ हाँ, अब मैं बता रहा हूँ वो कैसे आएगा। एक केस और ले लेते हैं, 7th हो गया। हाँ तो तेरा गलत आ रहा है बेटा, वो तो सही कर, उसे गलत आ रहा है तो बता रहा हूँ अभी।
देख के ही बता पाऊंगा क्या कर रहा है तू। चलो हाँ, चार्जर लगा हुआ है ना भाई उसमें, हाँ लगाओ उसमें, इसमें भी 35% ही है, अभी बंद हो जाएगा बीच में। बेटा तो वहाँ चार्जर की कमी है क्या? 2 चार्जर है उधर। चलो ऑन करो। एक केस लेते हैं, कौन सा वाला पूछा है बेटा तू? डिमांड का इंक्रीज और सप्लाई का डिक्रीज। ये डिमांड का इंक्रीज और सप्लाई का डिक्रीज और दोनों में इक्वल टू का साइन हो। अब देख के बताओ ये कौन सा केस है, नंबर कौन सा है? ये 13 है, तो ये 13 वाला लेते हैं। अब देखो मैं बना रहा हूं, ये तो डिमांड है और ये, अच्छा बराबर आने के लिए पहले एक बात और सुन लेना, यहाँ पे ऐसा मत करना यहाँ तो डंडी यहाँ तक खींची है और यहाँ डंडी पूरी ले गए हो। ये डिमांड और सप्लाई भी बराबर खींचना, स्केल से बनाना, स्केल से सब कुछ सही होगा। अब पहले इंटरसेक्शन यहाँ है ये। अब बोर्ड पे देखो 2 मिनट, 2 मिनट सब लोग बोर्ड पे देखो प्लीज। ये डिमांड बढ़ी तो डिमांड बढ़ेगी तो राइटवर्ड, तो मैं राइटवर्ड ले जाऊंगा, ये मैं राइटवर्ड ले गया D1 राइटवर्ड। और सप्लाई कम हो रही है तो सप्लाई कम होती है तो लेफ्टवर्ड। ये सप्लाई है, ये राइटवर्ड है, तो लेफ्टवर्ड उधर हुआ तो उधर ले जाऊंगा, ये उधर ले गया। S1 और S1 ठीक है। पहले इंटरसेक्शन यहां था, अब इंटरसेक्शन यहां है। ये क्वांटिटी सेम है और प्राइस बढ़ गई। मैंने कहा ही था प्राइस या क्वांटिटी में से एक चीज सेम रहेगी, तो प्राइस तो बढ़ेगा और क्वांटिटी विल रिमेन सेम। ये और ये देखो तुम्हें थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा ये, और वो फर्क है स्केल का। अभी ये स्केल से बनता तो और परफेक्ट बनता, क्योंकि आप जितना गैप इधर लोगे उतना ही गैप इधर लोगे। ठीक है, समझ गए? ये अंदाजे से भी काफी हद तक सही बना है, तो स्केल से तो एकदम परफेक्ट बनेगा। अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। बेटा कोई डाउट है तुझे? क्या नाम है तेरा? तेरे भोला के पास क्या नाम है? पृथ्वी। कोई डाउट है बेटा? मुझे लग रहा है ऐसा कोई डाउट है पक्का। हाँ गैप उधर सप्लाई, हाँ तो सप्लाई जितने से गिर रही है, मान ले सप्लाई 100 यूनिट से गिर रही है तो डिमांड 100 यूनिट से बढ़ रही है, दोनों का गैप बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब ये कर्व हुए, अब मुझे आपके कर्व कॉपी में 16 के 16 पूरे लाइन से चाहिए और मैं ऑब्जर्वेशन चेक करूंगा। एक और बना लेते कोई सा भी आपके हिसाब से, 13वां है और कौन सा ले? इक्वल टू के 2 बना लिए, एक और बना लेते कोई सा भी। अब इक्वल टू के अलावा वाला बनाते हैं, एक कोई भी रैंडमली बोलो। 11th केस बोलो क्या है? 11 डिमांड इंक्रीज है और सप्लाई डिक्रीज है, और ग्रेटर देन का साइन किधर है? डिमांड की तरफ की सप्लाई की तरफ? तो सप्लाई वाला लेते हैं, 12 लेते हैं। 12 में सप्लाई की तरफ है, 12 में किसकी तरफ है? सप्लाई की तरफ, तो 12 वाला लेते हैं। अब देखो इधर ये x 0 y बोर्ड पे देखो, ये डिमांड और ये सप्लाई और ये क्वांटिटी और ये प्राइस। बोर्ड पे क्या करना है मुझे? डिमांड को तो बढ़ाना है और सप्लाई को कम करना है, और ग्रेटर देन का साइन सप्लाई की तरफ है, तो डिमांड को बढ़ाना है तो मैं डिमांड को बढ़ा रहा हूं, ये डिमांड को बढ़ा दिया, ये D1 और ये। अब जब मैं सप्लाई को कम करूंगा तो गैप ज्यादा रखना है मुझे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे गैप कम लिया है। अब मैं सप्लाई में गैप ज्यादा रखूंगा, और सप्लाई बार बार बोल रहा हूँ, बढ़े तो राइटवर्ड, कम हो तो लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड उधर आएगा, तो ये S1 और ये S1। पहले बच्चों इंटरसेक्शन इधर था और अब इंटरसेक्शन इधर है, तो यहां से खींच दो ये P1 और यहां से खींच दो ये Q1। तो इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज, प्राइस तो इंक्रीज होगा और क्वांटिटी विल डिक्रीज, लेकिन यहां गैप कम है, यहां गैप ज्यादा है, तो इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन इधर है। आंसर हमेशा ये होगा आपका। आंसर क्या है? ये प्राइस तो बढ़ा है और क्वांटिटी क्या हुई है? कम हुई है, लेकिन गैप किस में ज्यादा है? प्राइस में। तो प्राइस ज्यादा बढ़ा है और क्वांटिटी कम हुई है, लेकिन कम हुई है। जिस स्पीड से प्राइस बढ़ा है उस स्पीड से क्वांटिटी कम नहीं है, तो ये क्वांटिटी तो कम हुई है और ये प्राइस क्या हुआ है? बढ़ा। ये कौन सा केस था आपका? 12 वाला। और कोई केस बनाने हो तो बताओ, सारे बनाने हो तो सारे बना दूंगा, लेकिन आपकी कुछ प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी उससे, क्योंकि उसमें होमवर्क देने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, बना लाओगे कल पक्का? सबकी कॉपी मिल जाएंगी मुझे? ठीक है,
लाइन से ये हो गया, इसको हटा दूं अब, ठीक है, बन जाएंगे कल। हाँ बेटा चिन्नू, यहाँ पे चलो। अब मैं ना आपको एक काम करता हूं, एग्जाम में आया तो आपको कर्व बनाने के साथ साथ इसको लिखना भी है कॉपी में, तो आपको मैं इसकी स्टेप्स लिखवा देता हूं, एक स्टैंडर्ड स्टेप्स कि आपको लिखने में आसानी रहे। 16 की तो पूरी नहीं लिख सकते अपन, एक की लिखवा देता हूं, आपको आइडिया लग जाएगा कि इसके आंसर को फ्रेम कैसे करते हैं। लिखो, ये 12th की स्टेप लिखवा रहा हूं मैं, 12th की। लिखो स्टेप नंबर 1, फर्स्ट we have drawn demand curve DD. First we have drawn demand curve DD, कैपिटल में लिखना DD, and supply curve SS, demand curve DD and supply curve SS, supply curve SS. सेकेंड लिखो, both intersect each other at equilibrium price OP, at equilibrium price OP and equilibrium quantity OQ, equilibrium price OP and equilibrium quantity OQ, equilibrium price OP and equilibrium quantity OQ, both intersect each other at equilibrium price OP and equilibrium quantity OQ. Step number 3, step 3, now due to increase in consumers income, ये अभी समझाऊंगा मैं, सब पहले लिख लो आराम से। ड्यू टू इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस, ड्यू टू इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस एंड डिमांड कर्व shift towards rightward, demand curve shift towards rightward, which is D1, which is D1. अगला लिखो, हाँ G1 नहीं D1। अब चौथी लिखो, ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, supply decreases, due to increase in cost of production supply decreases and supply curve shift leftward, which is S1. अब स्टेप 5 लिखो, at new point of equilibrium, demand and supply curve intersect each other, demand and supply curve intersect each other, demand and
supply curve intersect each other and equilibrium price increases from OP to OP1, OP to OP1, and equilibrium quantity fall from OQ to OQ1, OQ to OQ1, OQ to OQ1, ठीक है। बट कॉमा लगा के लिखो, हाँ ये 12 के अंदर, ठीक है। कॉमा लगा के लिखो, कॉमा लगा के, ये इसी का चल रहा है, ये 12 है ना ये। अब कॉमा लगा के लिखो, अभी समझाया नहीं है मैंने, अभी समझाऊंगा, 2 मिनट पहले लिख लो। इंक्रीज इन प्राइस is greater than fall in quantity. Increase in price is greater than fall in quantity. Fall in quantity. Increase in price is greater than fall in quantity. अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा और आपको ये क्या लिखवाया है मैंने, ये समझ लो, बराबर से सामने देखना। बाद में लिखना, अब यहां देखो, मैंने कल आपको कहा था ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको डिमांड सप्लाई आना चाहिए। डिमांड वाला चैप्टर आपने पढ़ा हो, सप्लाई वाला चैप्टर भी आपने पढ़ा हो। तो डिमांड सप्लाई वाला चैप्टर इसके अंदर पहले घुट के भरा हुआ है। आपको क्वेश्चन देख के पता भी नहीं चलेगा डिमांड सप्लाई का है कि इसका है, क्योंकि इसमें सिर्फ डिमांड सप्लाई की बात होगी। तो आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किसी गांव में कोई प्लांट लगा और वो प्लांट लगने की वजह से वहां के लोगों की इनकम बढ़ गई सबकी। तो इनकम बढ़ने से उन लोगों की डिमांड बढ़ गई। जैसे वहां पे ये कचौरी थी, ये 10 रुपए की बिकती थी, लेकिन सबकी डिमांड बढ़ गई, ठीक है। तो डिमांड बढ़ने से अब क्या होगा, तो मैंने आपको क्या लिखाया है कि डिमांड बढ़ने से हमेशा प्राइस बढ़ती है। तो इसको लिखना कैसे आपको कि फर्स्ट डिमांड कर्व था डीडी, फिर सप्लाई कर्व था एसएस। तो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे ओपी पर और ओक्यू पर, ये मैंने लिखवा दिया। फिर मैंने लिखाया ड्यू टू इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर की इनकम बढ़ने की वजह से लोगों की डिमांड बढ़ी, ये मैंने लिखवाया। तो ये क्वेश्चन में आएगा कि डिमांड किस वजह से बढ़ी है। डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा कि डिमांड बढ़ी है कर्व बताओ, वो ऐसे लिखेगा कंज्यूमर की इनकम बढ़ी या लोगों का टेस्ट फेवरेबल हो गया। तो ये वही सारे फैक्टर है जो तुम्हें डिमांड में पढ़ाए गए हैं। तो डिमांड में जितने भी फैक्टर याद है ना तुम लोगों को, डिमांड में कितने फैक्टर पढ़े, मेरे हिसाब से 10 तो पढ़े ही होंगे तुमने, कि डिमांड को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। बताएगा कोई 10 फैक्टर, एक भी बताएगा कोई एक एक करके। एक प्राइस तो होता ही है, और कुछ सब्स्टिट्यूट गुड्स और टेस्ट, और टेस्ट फैशन एक साथ ही आता है। हाँ, क्लाइमेट, सीजन टैक्स, मार्जिनल जैसा कोई पॉइंट नहीं है। चेंज इन इनकम में 2 गुड्स पढ़े होंगे, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स, और कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट वो रिलेटेड गुड्स में पढ़ा होगा, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एक पॉपुलेशन पढ़ा होगा। ऐसे करके 8-10 पॉइंट तो आराम से पढ़े होंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छे से ये पहले ही लेक्चर में पढ़ाए जाते हैं, आपको पढ़ाए होंगे, ठीक है। तो यही सब पॉइंट यहाँ पे लगेंगे, तो कुछ भी नया नहीं आएगा। तो वो मेरी बात सुनो, वो ऐसे बोलेगा कि लोगों की इनकम बढ़ी तो इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ी, वो बोलेगा कि सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ गया
सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ने से आपकी डिमांड बढ़ जाती है। जैसे मेरी कोचिंग दूसरी कोचिंग वाला प्राइस बढ़ा देगा तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि उसके बच्चे भी मेरे पास आ जाएंगे। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, अगर बाकी फैक्टर क्या रहे कांस्टेंट। ये सब पढ़ा है डिमांड में। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि वो डिमांड का कोई भी फैक्टर बता देगा कि इनकम बढ़ी डिमांड बढ़ी, तो आपको लिखना है कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ी। सेम ऐसे ही सप्लाई कम हुई है, तो सप्लाई कम होने के भी बहुत सारे रीजन थे। जैसे मैंने लिखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से सप्लाई कम हो जाती है। जैसे आज मेरे को मोबाइल बनाने में 15,000 रुपए लगते थे, लेकिन अब उसकी कॉस्ट बढ़ गई, मोबाइल का सारा मटेरियल महंगा आने लग गया और वो 15,000 की चीज कितने में बनने लग गई 20 में, तो कॉस्ट बढ़ गई। तो कॉस्ट बढ़ने से सप्लाई कम हो जाती है। तो आप ये लिखोगे कॉपी में कि इंक्रीज हुई डिमांड और सप्लाई रिड्यूस हुई, लेकिन इसके कारण क्या होंगे ये क्वेश्चन में लिखे हुए आएंगे। तो अभी मैंने एग्जांपल के रूप में दो कारण यहां लिख दिए, एक इनकम वाला और एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला। तो आप लोगों को लगेगा ये पढ़ते वक्त क्या लिखा है सर ने, तो ये क्वेश्चन में लिखे हुए आएंगे। ये हमें अपनी मर्जी से नहीं लिखने। वो बोलेगा डिमांड बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है, सप्लाई कम हुई है तो क्यों कम हुई है, वो बोलेगा क्वेश्चन में, तो आपको वो आंसर में लिखना है अपने। अब डिमांड बढ़ी तो मैंने नया डिमांड कर्व बनाया D1 D1, और सप्लाई कम हुई तो मैंने नया वाला बनाया S1 S1, और नया इंटरसेक्शन हो गया OP1 और OQ1। बस ये चीज जो तुम लोग लिखते करते जा रहे हो वो मैंने लैंग्वेज में लिखवा दिया। अब ये कि यही लैंग्वेज आप लिख के आना 6 नंबर में आए और आपको 100% पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे अगर आपने ये कि यही स्टेप लिखी है। तो कोई अच्छा भी नहीं काट सकता इसके नंबर, क्योंकि ये स्टेप्स स्टैंडर्ड स्टेप्स है जो CBSE ने दी थी जब ये चैप्टर 12th में आता था। अब ये 11th में आने लग गया माइक्रो, तो ये स्टेप्स है। तो कभी भी आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, पहले कर बनाना है, उसके बाद ये स्टेप लिखनी है, फिर 6 नंबर पूरे मिलेंगे। ये कई बार 6 में आता है, कई बार 4 में आता है, समझ गए। और ये केस कौन सा लगेगा, मेरी बात सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ऐसे बोलेगा नहीं केस 1 का कर बनाओ, केस 2 का, केस 12 का। ये तो मैंने बनवाए हैं, ऐसे ही केस वेस थोड़ी होते हैं। वो तो लिखा हुआ आएगा कि डिमांड बढ़ी सप्लाई कम हुई, समझ जाओ कौन सा केस है। और समझने की भी जरूरत नहीं है, तुम तो डिमांड बढ़ी है राइट वर्ड, सप्लाई कम हुई है लेफ्ट वर्ड। अब वो बोलेगा कि डिमांड का इंक्रीज ज्यादा है सप्लाई का इंक्रीज कम है, तो वो चीज तुम्हारे कर में बराबर नजर आनी। या फिर वो ये बोलेगा कि डिमांड बढ़ी और सप्लाई के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा, तो तुम समझ जाना ये डिमांड बढ़ी और सप्लाई कांस्टेंट। वो बोलेगा सप्लाई बढ़ी और डिमांड के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा, तो सप्लाई बढ़ रही है और डिमांड क्या है कांस्टेंट है। तो कौन सा केस होगा वो ये नंबर में नहीं बताएगा, लैंग्वेज में लिखेगा। तो लैंग्वेज में आप पहचान जाना है कौन सा केस है और कर बना लेना, और कर बनाने के बाद ये जो स्टेप लिखा है ये स्टेप लिख देना। कर सकते हो ये। और ये स्टेप में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, पहले हमने DD कर बनाया, फिर हमने SS बनाया, वो इक्विलिब्रियम प्राइस OP था, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ था। उसके बाद डिमांड बढ़ी तो हमने नया वाला कर बनाया, फिर सप्लाई बढ़ी तो हमने नया वाला कर बनाया। उसके बाद प्राइस बढ़कर कितनी हो गई OP1 और क्वांटिटी क्या हो गई OQ1। बस ये लिख के आ जाना, मतलब जो तुम कर में कर रहे हो उसी को तुम्हें स्टेप्स में लिखना। और बेहतर है कि इसका आंसर आप पैराग्राफ फॉर्म में ना लिखकर किस फॉर्म में लिखो, पॉइंट्स, तो पूरे अच्छे नंबर मिलेंगे। समझ गए। ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। मैंने आपको मार्केट पढ़ाया और ये कर्व वाला चैप्टर पढ़ाया, ठीक है। अब इंशाअल्लाह जिंदा रहे तो अगले साल मिलेंगे। धन्यवाद। बंद कर दो इसको।